आईपीएल इतिहास में आरसीबी द्वारा रिलीज किए गए 10 सबसे खराब खिलाड़ी। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीएल के इतिहास में आरसीबी के सबसे खराब खिलाड़ी रिलीज किए गए हैं। तो सबसे नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों स्टीव स्मिथ। 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी के रूप में स्टीव स्मिथ पहली बार 2010 में आईपीएल में आरसीबी फ्रेंचाइज में शामिल हुए थे। चूंकि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज अपने शुरुआती दिनों में एक प्रसिद्ध लेग स्पिनर भी थे, इसलिए टीम प्रबंधन ने उन्हें आसानी से 13.9 लाख रुपए में खरीद लिया था। हालांकि उस सीजन में रेड आर्मी के मुख्य पास पहले से ही मुख्य स्थापित कुछ विदेशी नाम थे, इसलिए स्मिथ मुख्य रूप से बेच वार्मर और अपने ऑस्ट्रेलियाई साथियों के लिए बैकअप थे। दरअसल 2011 के आईपीएल में रेड आर्मी ने कोची फ्रेंचाइज में जाने के दौरान स्मिथ को अपना इंतजार जारी रखना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूआई फ्रेंचाइज में जगह मिली और इसलिए साल 2012 में भी उन्हें पुणे टीम के साथ आईपीएल में पदार्पण करके स्मिथ ने सौभाग्य से खुद को उजागर किया, क्योंकि उन्होंने कुल मिलाकर 40.22 की औसत से कुल 362 रन बनाए थे। यहाँ तक कि उस सीजन में उनका 135.58 का स्ट्राइक रेट भी उसके सभी आईपीएल मैचों में से दूसरा सबसे अच्छा रहा था दोस्तों। इसलिए उन्होंने आजमाने के बावजूद आरसीबी ने न केवल उन्हें आरसीबी से आसानी से त्याग दिया और बल्कि 2011 की मेगा ऑक्शन नीलामी में उन्हें सस्ते में खरीदने का प्रयास भी नहीं किया। इसके बाद जब वो पीडब्ल्यूआई फ्रेंचाइज की भी बात बंद हो गई तो स्मिथ के सबसे अच्छे आईपीएल दिन आरआर फ्रेंचाइज के साथ देखे गए दोस्तों। नंबर 9 आता है मोइन अली। मोइन अली ने 2018 में आरसीबी टीम के साथ हाथ मिलाया था और 2020 तक सीजन का फ्रेंचाइज तक हिस्सा थे और अपने 3 साल के कार्यकाल में क्रिकेटर ने मुश्किल से कुल 19 गेम खेले थे, जबकि 2019 सीजन में उन्होंने अपने 11 प्रदर्शनों बल्ले से लगभग 27 के औसत से रन बनाए थे। दुर्भाग्य से चूंकि टीम लगातार उनकी विदेशी फिक्स से जीती थी, इसलिए ऑलराउंडर की काफ़ी हद तक कम उपयोग किया गया और उन्होंने एक आरक्षित विदेशी ऑलराउंडर के रूप में देखा गया। वास्तव में कॉलिन ग्रैंडहोम जैसे खिलाड़ी पहले 2 सीजन में खेलने के मामले में मोइन से आगे थे दोस्तों। पर हालांकि अब सीएसके फ्रेंचाइज इस ऑलराउंडर को सिर्फ फ्लोट कर और तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोइन ने अपने 6 मैचों में कुल 206 रन बनाए थे और उन्होंने 34.33 की औसत से 157.25 की स्ट्राइक रेट भी शामिल थी और सही मायने में मुख्य रूप से उत्प्रेरक के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता था, जिसने कई मायनों में सीएसके की मध्य क्रम की बल्लेबाजी समग्र विस्फोटकता को भी बढ़ाया दोस्तों। वही बात करें तो 8वां नाम आता है दोस्तों मार्क स्टोनी। निचले बल्लेबाजी क्रम में अपनी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से आरसीबी ने मार्क स्टोनी को आईपीएल 2019 में 6.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। मध्य गति की तेज गेंदबाजी के उनके दूसरे कौशल ने भी उन्हें तुरंत सामने ला दिया था, क्योंकि पूरे सीजन में स्टोनी से कुल 10 गेम खेले और कुल मिलाकर जबकि ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल से कुछ भी हासिल किया था और 52.75 के औसत से कुल 211 रन ही ब्लेड से मजबूती से बना पाए थे। वास्तव में लगभग 135 का उनका कुल स्ट्राइक रेट भी असाधारण लग रहा था, खासकर आरसीबी की कमजोर निचले मध्य क्रम की बल्लेबाजी को देखते हुए दोस्तों। वही बात करें तो दुर्भाग्य से टीम प्रबंधन ने अगले सीजन ने स्टोइनिस को तुरंत बाहर कर दिया था, जिसके बाद डीडीसी प्रबंधन ने उन्हें 4.8 करोड़ रुपए में खरीदा था दोस्तों। वही बात करें तो नंबर 7 आता है क्रिस मॉरिस। पिछले कुछ सालों में क्रिस मॉरिस कई आईपीएल टीमों के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने शुरुआत में सीएसके फ्रेंचाइज के साथ अपना आईपीएल सफर शुरू किया था, बाद में साल 2019 तक दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेले और दिल्ली फ्रेंचाइज से भी बाहर होने के बाद आरसीबी प्रबंधन ने 10 करोड़ रुपए की भारी रकमें मिली और जिसमें एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था दोस्तों। वही बात करें तो मॉरिस आरआर की गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य नेता के रूप में भी उभरे हुए, लेकिन विकेटों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि नहीं हो पाई थी और मात्र 7 मैचों में दक्षिण अफ्रीकी ने कुल 14 विकेट ही लिए थे दोस्तों। वही बात करें 6वें नंबर पर आते हैं क्विंटन डिकॉक। अभी तक क्विंटन डिकॉक ब्लू और गोल्ड में ही बना रहे थे, लेकिन जब वे आरसीबी में थे तब ऐसा नहीं था। आरसीबी ने अपने संजय प्रवाह के दौरान क्विंटन डिकॉक को 2.8 करोड़ रुपए में खरीद गया था और अपनी जगह पक्की करने के लिए काफ़ी मौके दिए थे और आमतौर पर विदेशी बल्लेबाजी के साथ ओपनिंग करना पसंद करती है और डिकॉक को तुरंत ही शीर्ष क्रम में रखा गया था, पर उचित साबित नहीं हो पाया दोस्तों, इसलिए आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दी। नंबर 5वें पर आते हैं दोस्तों जैक कैलिस। आरसीबी के शुरुआती सालों में जैक कैलिस टीम के अहम सदस्यों में से एक हुआ करते थे। उन्होंने राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर 2008 के सीजन के बाद फ्रेंचाइज को लगातार 2 बार प्लेऑफ में पहुंचाया था। दरअसल 2010 के सीजन में पूर्व दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।
उन्होंने 46.66 की शानदार औसत से कुल 572 रन बनाए थे। दोस्तों दिलचस्प बात यह थी कि ऑलराउंडर का अब तक का सबसे बेहतरीन आईपीएल सीजन भी बन गया था। दोस्तों वही बात करें तो आरसीबी फ्रेंचाइज ने अभी तक दल में कुछ प्रमुख सितारों को भी शामिल किया था। शायद कैलिस की उपस्थिति में उनके प्रदर्शन को अधिक फलदायी बना दिया होता, खासकर सीएसके के खिलाफ 2011 के फाइनल में। नंबर 4 पर आते डेल स्टेन। जैक्स कैलिस की तरह ही डेल स्टेन को भी आरसीबी टीम ने तब बाहर कर दिया था जब वो अपने पूरे शबाब पर थे। पहले सीजन में 1.3 करोड़ रुपए की कीमत पर उन्हें खरीदकर स्टेन ने अपने पहले ही 3 सीजन में एक भरोसेमंद खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर लिया था। वास्तव में अंगूठे की चोट के कारण दूसरे सीजन का अधिकांश हिस्सा मिस करने के बावजूद फ्रेंचाइज ने 2010 में सीजन से रिलीज नहीं किया था। शायद ये शानदार रिकॉर्ड के कारण जिसने दक्षिण अफ्रीका के हुए इस गेंदबाज ने 28 मैचों में कुल 27 विकेट लिए थे और वही लगभग सीजन 7 इकोनॉमी से आरसीबी ने 2011 की बड़ी नीलामी से उन्हें नहीं खरीदा था। और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप 2010 में एक सराहनीय T20 गेंदबाज के रूप में उभर रहे थे। दोस्तों नंबर 3 पर आते ग्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस्टन ने सबसे पहले केकेआर फ्रेंचाइज के साथ अपना आईपीएल सफर शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने सबसे बेहतरीन दिन निश्चित रूप से आरसीबी की जर्सी के नीचे आए थे। और 2011 के सीजन में अपने आगमन के बाद से ही गेल ने एक अजय शक्ति बन गए थे, जिन्हें रनों की अधिकता कई आईपीएल टीमों के लिए कहर बन गई थी। 2012-2013 सीजन में 2 बार 700 से अधिक रन का आंकड़ा पार करके निश्चित रूप से गेल 2015 के आईपीएल सीजन तक अपने चरम पर थे। और आरसीबी का बदनाम 2016 रेड आर्मी के प्रशंसकों के लिए एक शानदार साल रहा था, लेकिन ग्रिस गेल की व्यक्तिगत बल्लेबाजी फॉर्म में भी भारी गिरावट आई और 2016 और 17 आईपीएल में जमैका के इस खिलाड़ी को शुरुआती 20 के दशक और औसत से रन बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने 7 साल के लंबे कार्यकाल का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। दोस्तों वही बात करें नंबर 2 पर आते शेन वाटसन। इनमें से कोई संदेह नहीं कि शेन वाटसन के सबसे बेहतरीन आईपीएल साल निश्चित रूप से सीएसके और आरआर फ्रेंचाइज के तहत आए थे और शुरुआती दौरे पर जबकि वह आरआर की टीम के साथ अपने कार्यालय के दौरान एक ताकत थे और उन्होंने सबसे अच्छे दिन तभी प्रदर्शित हुए जब एम एस धोनी ने 2018 में सीएसके को फिर से बनाया था। हालांकि बीच में वाटसन आरसीबी में भी शामिल हो गई थी, जहां उन्होंने बल्ले से काफ़ी खराब प्रदर्शन किया था। दोस्तों और 2017 सीजन के बाद उन्होंने बाहर होना भी पड़ा था। और नंबर 1 आते हैं केएल राहुल। 2013 के सीजन में केएल राहुल ने आरसीबी के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था, जिसके बाद से वे अगले 2 सीजन के लिए एसआरएच के लिए खेले। शायद ही उनके निश्चित प्रदर्शन के बावजूद स्थानीय लड़के ने 2016 के सीजन में फिर से वापसी की और खासकर तब जब फ्रेंचाइज ने उन्हें मामूली राशि में खरीदा था। अब 2016 का साल भी टीम का सबसे शानदार सीजन रहा। तभी राहुल ने 34 से भी ज़्यादा की औसत से महत्वपूर्ण रन बना दिए थे और अगले पूरे सत्र से चोट लगने के कारण वो खेल नहीं सके थे और साल 2018 की मेगा नीलामी में फिर उन्हें खरीद लिया जाएगा। और फिर हैरानी की बात ये कि फ्रेंचाइज ने खरीदने से खुद को ही अलग कर लिया, जिससे राहुल ने पंजाब फ्रेंचाइज के साथ अपना एक नया सफल कार्यकाल शुरू करने का और रास्ता साफ हो गया। और कुल मिलाकर जबकि आरसीबी टीम के पास केएल राहुल जैसी पीढ़ीगत प्रतिभा को पोषित करने वाले और बढ़ावा देने का एक स्पष्ट मौका था और बीबीकेएस टीम ने ही पहले ही बेंगलोर के लड़के को अपने फ्रेंचाइज के मुख्य कप्तान के रूप में प्रदर्शित किया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।